जय हिंद साथियों। आइए हम इस क्लास में संघीय विधायिका पर चर्चा करते हैं। मित्रों, भारत की संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है और संसद का जो गठन है वह है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, तीन को मिलाकर भारतीय संसद का गठन किया गया है। मित्रों, यहाँ बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 79 से 122 के मध्य भारतीय संसद का गठन किया गया है, भारतीय लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया है। मित्रों, इसमें जो है सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की चर्चा कर लें, इसके ढांचे की चर्चा कर लें। देखिए, इसके ढांचे को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो भारतीय संसद के 3 अंग अभी हमने चर्चा किया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अंतर्गत हम पढ़ा चुके हैं। अब हम यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा होता है, इसलिए इनको जो है लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसी तरह राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन या प्रतिष्ठित सदन कहा जाता है। साथियों देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन्हें प्रतिष्ठित सदन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या अधिक होती है। चलिए हम आगे चर्चा करेंगे इसी क्लास में। देखिए साथियों, लोकसभा की जो वास्तविक संख्या या अधिकतम वास्तविक संख्या है वह है 550 इस समय वर्तमान में। अभी आगे हम आप चर्चा के माध्यम में बताएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 550। इस 550 में यानी भारत के में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इस 550 में राज्यों से, यानी जो 28-29 राज्य हैं, राज्यों से 530 सदस्य हो सकते हैं और केंद्र शासित क्षेत्र से 20 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रखने दीजिएगा, केंद्र शासित क्षेत्रों से 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और राज्यों से 530 सदस्य हो सकते हैं। कुल मिला के 550 सदस्य की बात करता है। वर्तमान में ये अधिकतम की बात हो गई, लेकिन वास्तविकता स्थिति है कितनी इस समय? वास्तविक रूप से सदस्यों की संख्या इसमें 543 है। ध्यान रखेंगे, 543, अधिकतम 550 हो सकती है, 543 है इस समय, जिसमें से राज्यों से 524 और केंद्र शासित क्षेत्रों से 19 सीटें हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों से 20 सीटें हो सकती हैं, 19 सीटें हैं। और राज्यों से अधिकतम 530 हो सकती है, लेकिन 524 इस समय है, जिसमें से मित्रों ध्यान रखिएगा, दिल्ली से 7 सदस्य, अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों से 7 सदस्य और जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य। ये तो रही लोकसभा की स्ट्रक्चर, लोकसभा की वर्तमान ढांचा। इसी तरह राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं साथियों, और 250 सीटों में से निर्वाचित जो है वो कितने होंगे? 238 होंगे और मनोनीत 12 होंगे। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ये 12 सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अतुलित योगदान करने वाले या महान कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। कला के क्षेत्र में अभिनेताओं को, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को, अभी हाल में क्रिकेट के जादूगर कहे जाने वाले, क्रिकेट का भगवान कहा जाने वाला सचिन तेंदुलकर को जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अभिनेत्रियों को बड़ा चलन है मनोनीत करने का। तो ये सदस्य 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और साथियों, निर्वाचित में से राज्यों से 230 और केंद्र शासित क्षेत्रों से 200 केवल 8 सीटें, यानी 238 में से राज्यों से 230 और संघ शासित क्षेत्रों से 8 सीटें। देखिए, ये अधिकतम हो सकती हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है इसको अभी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें। देखिए, वास्तविक सदस्य संख्या 545 है और जिसमें से निर्वाचित जो है वो कितने हैं? 233। मनोनीत कितने हैं? 12 मनोनीत की कोटा मनोनीत का पूरा है।
और राज्यों में, निर्वाचित वाले में राज्यों में कितने 225 सदस्य इस, और संघ शासित क्षेत्र से कितने हैं 4 3 7 1 8, और ये 8 में दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। ये राज्यसभा के सदस्यों की स्थिति हो गई। हम थोड़ा सा आगे आपसे चर्चा करेंगे लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल की चर्चा करेंगे। हाउस ऑफ द पीपल, लोक इनके सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। साथियों, लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, और जिसके कारण ये लोकप्रिय भी होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक देश होने के कारण जो यहाँ के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाने वाले लोग होते हैं वो अधिकतम शक्तिशाली होते हैं। ऐसा इस संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा प्रारूप है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा प्रावधान है। देखिए लोकसभा का गठन, ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। 81 में लोकसभा के गठन की, और इसमें हम बताना चाहेंगे आपको मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी 500, यानी जब भारत का मूल संविधान बना था उस समय लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने थे 500 थे। 7वें संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बना था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में इनकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई थी 525 कर दी गई थी। 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 545 कर दी गई। मित्रों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वह क्या है 550 हो सकती है। इनमें से जो है अभी हम चर्चा की है, इनमें से 530 राज्यों से 20 संघ शासित क्षेत्रों से। वर्तमान में कुल 543 सदस्य हैं, जिसमें से 524 सदस्य राज्यों से, 19 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से निर्धारित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, एक अभी हम थोड़ी देर संशोधन वाले क्लास में हमने चर्चा किया था कि भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। एक सदस्य राज्यों की विधानसभाओं में वहां का राज्यपाल नियुक्त करता था, मनोनीत करता था। लेकिन अभी हाल में मोदी सरकार ने 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इस परिपाटी को खत्म कर दिया गया, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अब आंग्ल भारतीय समुदाय को न ही लोकसभा में मनोनीत किया जाएगा, न ही राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत किया जाएगा। इसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। देखिए मित्रों, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में लोकसभा में एससी यानी अनुसूचित जाति का जो सीट है वह 84 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। साथियों, यानी लोकसभा में 84 सीट वो अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित की गई हैं, एससीओ के लिए निर्धारित की गई हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे 47 सीट एसटी के लिए निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति को के लिए 47 सीटों का निर्धारण कर दिया गया है। और जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रावधान है वह 2026 तक यथावत बना रखा जाएगा। और लोकसभा के जो सदस्यों की सीटों का निर्धारण है वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इन 2 बातों पे आपको ध्यान अपना रखना होगा। देखिए साथियों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के वयस्क मताधिकार भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह मतदान द्वारा, उसका नाम जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की नामावली में या सूची में हो तो वह मतदान द्वारा लोकसभा सदस्यों को अपना मत देकर उन्हें निर्वाचित कर सकता है। देखिए साथियों, अब लोकसभा सदस्यों के लिए कुछ अर्हताएं होनी चाहिए निर्धारित। भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। वो यह कि वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता, उसकी उम्र 25 वर्ष से कम न हो, वह 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। आगे, वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप को पूरा करता हो, वह संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों का पालन करता हो, और साथ में
वह जो है लाभ के पथ पर न हो, वह चित्त विकृत यानी पागल और दिवालिया न हो, और वह जो है इस तरह से इन 2 वर्ष अभी हाल की कुछ व्यवस्थाओं में 2 वर्ष की सजा न प्राप्त किया हो, आय से अधिक संपत्ति का मामला है, ये तमाम बातें हैं। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के पहले जो है इन औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, तभी जाकर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। मित्रों, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे इस 10वीं अनुसूची के माध्यम से सरकार ने दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया, क्योंकि दल बदल से अक्सर राजनीतिक पार्टियों के नेता इस दल से दूसरे दल पे भागने का बहुत प्रयास करते थे, और जिससे सरकार में अस्थिरता आती थी और राजस्व घाटे में काफी व्यय जो है सरकार पर आर्थिक दबाव पड़ता था। इसलिए दल बदल पर रोक लगा दी गई और कुछ बातें निर्धारित की गई कि अगर संसद का कोई सदस्य अगर एक दल को छोड़कर दूसरे दल पे जाता है तो उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई, अन्यथा उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। मित्रों, इस दल बदल द्वारा कुछ बातें निर्धारित की गई थी, इस पे हम चर्चा करेंगे। कोई भी संसद सदस्य अगर राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से अगर त्यागता है, किसी भी राजनीतिक दल से कोई सदस्य अगर स्वेच्छा से अगर उस राजनीतिक दल की सदस्यता को त्यागता है तो उसकी संसद सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी पार्टी पर या उसके सिंबल पर वह चुनाव लड़ा है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि राजनीतिक दल अगर कोई राजनीतिक दल का कोई सदस्य किसी भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ता है और उसके बाद जीतने के बाद अगर वह उस राजनीतिक दल की बातों को नहीं मानता, उस राजनीतिक दल के कहने के अगेंस्ट अगर वो वोटिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। आगे ध्यान रखिएगा मित्रों, कोई संसद सदस्य अगर निर्दलीय चुनाव जीता है और जीतने के बाद किसी दल में शामिल होता है तो उसकी भी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। आगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ध्यान रखिएगा, जन प्रतिनिधित्व 1951 द्वारा किसी संसद के सदस्य अगर चुनाव प्रक्रिया में कोई भ्रष्ट आचरण के लिए दोष सिद्ध किया गया हो तो ऐसी स्थिति में संसद के सदस्य को अगर 2 वर्ष से अधिक कारावास हुआ हो, 2 वर्ष से अधिक सजा भुगता हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी भी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। साथ में और कुछ बातें हैं, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि संसद के सदस्य भ्रष्ट आचरण संसद के सदस्य चुनावी खर्च का अगर विवरण देने में असमर्थ हैं तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अगर वह चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असमर्थ है तो उसकी भी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। आगे हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि वह अगर लाभ के पद को धारण करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसी स्थिति में उसकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। आगे ध्यान रखने योग्य बात है, कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा अथवा राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, देखिए ध्यान रखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन चारों में से किसी एक का एक साथ वह सदस्य रह सकता है। अगर कोई दूसरा 2 पद वह धारण नहीं कर सकता। यह जन प्रतिनिधित्व 1951 के एक्ट की बात थी। आगे हम बात करेंगे लोकसभा के कार्यकाल के। मित्रों, लोकसभा का जो कार्यकाल है उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष निर्धारित किया गया। लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और इसके बीच में भी भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा के कार्य को भंग कर सकता है, मध्यावधि चुनाव की बात कर सकता है। तो ध्यान में इस बात को भी रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इस बात को भी आप नोटिस करिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसके लिए राष्ट्रीय आपात की जैसी स्थिति हो तो। आगे आपको ध्यान देना है, अब लोकसभा सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ, इसकी हम चर्चा करेंगे। अनुसूची देखिए, भारत के संविधान के अनुसूची 3 में लोकसभा सदस्यों
द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। ये राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करते हैं। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करते हैं। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति के समक्ष ये अपने शपथ को ग्रहण करते हैं। आगे आपको एक बात और बता दें, बहुत कोई भी सदस्य अगर चुनाव द्वारा जीत कर पहुंचा है सदन में और उसने शपथ नहीं ग्रहण किया है तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए उसको शपथ ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। अगर वह शपथ नहीं ग्रहण किया है तो लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं ले सकता, लोकसभा में वह मत नहीं दे सकता। कुल मिलाकर वह अभी लोकसभा का हिस्सा ही नहीं है जब तक वह शपथ न ग्रहण कर ले। इस बात को आप भी नोटेट करिएगा। आगे लोकसभा के अधिवेशन की बात कर लें मित्रों। वर्ष में कम से कम 2 बार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के अधिवेशन को आहूत करता है, बुलाता है। और ध्यान रहे, लोकसभा के जो अधिवेशन हैं इनमें एक लोकसभा की बैठक दूसरे की बैठक के बीच में जो 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से का समय निर्धारित कर दिया गया है। और आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे लोकसभा सदस्यों की गणपूर्ति की। मित्रों, इसका संपूर्ण लोकसभा के सदस्यों के 1/10 भाग गणपूर्ति के लिए निर्धारित कर दिया। यानी लोकसभा के अधिवेशन में जो सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या, अगर कम से कम कितने सदस्य हों कि लोकसभा की कार्रवाई आसानी से चल सके, इसी को गणपूर्ति कहा जाता है। और वह पूरे सदस्यों का 1/10 भाग निर्धारित किया गया है। आगे हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मित्रों ध्यान रखिएगा, लोकसभा एक बड़ा सदन है, एक बड़ी पंचायत है। तो उस पंचायत में एक ऐसे सदस्य की आवश्यकता होती है जो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर सके, उसी को लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। यानी लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो सदन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम आगे लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्यों की बात करेंगे। अभी यहाँ पर लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं होता, इस बात को भी आप नोट करिएगा। लोकसभा और आगे जो है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। अब यहाँ थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्षों के अधिकार की हम बात कर ले मित्रों। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगर सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, अगर कोई संसद सदस्य अगर सदन में उत्पात मचाता है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है अथवा उद्दंडता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसको सदन से बाहर कर सकता है, निलंबित कर सकता है अथवा लोकसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन किस दल से, यानी सदस्यों की योग्यता, सदस्यों को सदन में बनाए रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मित्रों, आगे संसद के संयुक्त अधिवेशन, यानी लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त अधिवेशन हो रही है तो इस संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कोई विधेयक साधारण विधेयक है अथवा वित्त विधेयक है, इसका भी निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात को भी आप पॉइंट करिएगा। आगे आपको हम बताना चाहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष का अगर मत बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या काम करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देने का काम करता है। मित्रों, वैसे अमूमन लोकसभा अध्यक्ष चुनाव या वोटिंग नहीं करता, सदन में वोटिंग का काम लोकसभा अध्यक्ष का नहीं होता। लेकिन ध्यान रहे, यदि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मत समान हो जाएं तो लोकसभा अध्यक्ष औपचारिक रूप से निर्णायक मत देता है। अब ये पक्ष में देगा या विपक्ष में देगा, यह लोकसभा अध्यक्ष की स्वविवेक पर निर्भर है, स्वविवेक पर निर्धारित है। आगे आपको बताएंगे लोकसभा। अब लोकसभा के एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह लोकसभा और राष्ट्रपति के मध्य सेतु का काम करता है, कड़ी का काम करता है। ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हो गए। मित्रों, अब हमारी थोड़ा सा चर्चा करते हैं लोकसभा सदस्यों या लोकसभा की
अधिकारों का। देखिए, लोकसभा विधायक शक्तियां यानी विधेयकों की स्थापना करना, विधेयकों पर संस्तुति करना, विधेयकों पर बहस करना, चर्चा करना, पर चर्चा करना, ये लोकसभा सदस्यों का काम है। मित्रों, आगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा जो है वह कार्यपालिका पर सीधे नियंत्रण, क्योंकि लोकसभा से ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो निश्चित रूप से लोकसभा की मंत्रिपरिषद यानी भारत की कार्यपालिका की कुंजी कहाँ है? विधायिका के पास। भारत में कार्यपालिका की चाबी विधायिका के पास है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य ही निर्वाचक मंडल के रूप में काम करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इसलिए निर्वाचक मंडल यानी कुल मिला के कार्यपालिका पर अधिकार होता है किसका? व्यवस्थापिका का। देखिए मित्रों, आगे ध्यान रखेंगे, संविधान संशोधन की शक्ति। लोकसभा के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का कोई भी अधिकार संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होता। वित्त विधेयक पर राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता। वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दो विधेयकों पर इकलौता अधिकार होता है लोकसभा का, और यह निर्णय लोकसभा ही कर सकती है। आगे ध्यान रखेंगे आप, जनता की शिकायतों का निवारण। लोकसभा जो है सीधे जनता द्वारा पब्लिश है, जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए जनता की शिकायतों का निवारण सीधे लोकसभा सदस्य ही करते हैं, क्योंकि जनता के बीच से जाते हैं। मित्रों, आगे आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का काम कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। इसलिए भारत की जो विधायिका है साथियों, भारत की विधायिका पर लोकसभा का अमूमन पूर्ण अधिकार है। कुल मिलाकर भारत की पूरे सिस्टम को चलाने का काम लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा एक सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इनके पास असीमित शक्तियां और अधिकार हुआ करते हैं। जय हिंद साथियों।